दोस्तों चलते हैं फिर अपन नए वीडियो की ओर। धारा अध्याय 3 कार्य संचालन एवं वार्ड समिति और कार्य संचालन एवं वार्ड समिति मतलब नगर पालिका का कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, बैठक कैसे होगी, कौन कौन भाग लेगा, उन व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार होंगे, कौन कौन सी वार्ड समितियां होगी, उन वार्ड समितियां किस प्रकार की समितियां होगी, उनके अध्यक्ष कौन सदस्य कौन कौन होंगे, उन समितियों में क्या क्या काम होगा, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे और उन सारी चीज़ों की प्रणाली अपन धारा 3 में अध्याय 3 में पढ़ेंगे। पहली बात आती है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उत्पन्न। जैसे आपने पढ़ा धारा 39 में पढ़ा होगा कि कोई भी सदस्य अगर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब आती बैठक अवधि। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि नगर पालिका की सामान्य बैठक कितने होनी चाहिए? 60 दिवसीय भीतर 60 दिन के भीतर मतलब 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बार। ठीक है, मतलब कोई भी नगर पालिका की जो बैठक होती है साल में न्यूनतम 6 बार होनी चाहिए और 60 दिवस के भीतर एक बार होनी चाहिए। लाइन चीज क्लियर? और उसके अलावा किसके हाथ में पावर है? कौन पावर रखता है? अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष चाहें मतलब अध्यक्ष चाहें और उसके साथ में 1/3 सदस्य उसके साथ में आए और वो डिसाइड करें कि हमें एक बैठक बुलानी है तो 7 दिवस का समय देकर बैठक बुलाई जा सकती है। कौन सी? विशेष बैठक। अगर बाई चांस 7 दिवस में वो बैठक नहीं हो पाती तब पावर आती है आपके सचिव के पास। सचिव 10 दिवस के भीतर ये बैठक बुलाएगा। पावर कौन हुआ भैया? ईओ के हाथ में भी पावर है। मतलब अध्यक्ष 7 दिन के नोटिस पर बैठक बुला सकता। अगर बैठक नहीं होती तो 10 दिवस के भीतर वो बैठक बुलाएगा। कौन? ईओ साहब के साथ। अब आता है जैसे आपने सुना होगा एमएलए साहब एमपी साहब के भी विशेष अधिकार होते हैं तो नगर पालिका इससे अछूती नहीं है। तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को भी कुछ प्रकार के विशेष अधिकार होते हैं। कुछ प्रकार के विशेष अधिकार होते हैं। कौन कौन सी भैया? सुन लीजिए। क्या होंगे कि जो बैठक होती है मतलब नगर पालिका की जो बैठक होती है उस बैठक में सदस्य क्या कर सकता है? किसी भी प्रकार के किसी भी पब्लिक प्लेस के इशू को जानकारी में ला सकता है। श्रीमान जी सभाध्यक्ष मेरा ये मानना है, मेरा ये सवाल है, मेरी ये बात है, रख सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट पावर है सदस्यों की कि प्रत्येक नगर पालिका के सदस्यों के पास ये पावर है वो बिना किसी भुगतान के बिना किसी फीस के भुगतान के नगर पालिका के सभी रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकता है। रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों में प्यारे नगर पालिका के सदस्यों आप इस पावर का यूज कीजिए और अपने आने वाले जो लोग हैं अपने जो गरीब लोग हैं जो जिनका काम नगर पालिका में नहीं हो रहा है उस काम करने के लिए आप इस
शक्ति का प्रयोग कीजिए, इस विशेष अधिकार का प्रयोग कीजिए और इस प्रयोग के माध्यम से उस रिकॉर्ड का अवलोकन कीजिए। अगर उस अवलोकन के दौरान गलत पाई जाती है तो उसका प्रश्न पूछिए और उस व्यक्ति को न्याय या जल्द से जल्द उसकी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अब आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर? अविश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। कौन ला सकता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। कब होगा भैया? पहला चुनाव हो गया, पहले अगर चुनाव हो गया तो चुनाव होने के 2 वर्ष तक कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। और दूसरा, अगर वो उपचुनाव होते हैं और जब 2 वर्ष के बाद चुनाव हुए और वो 3 वर्ष का समय पीरियड है तो कम से कम 1.5 साल की अवधि समाप्त होने के पहले उस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। और अगर 2 वर्ष के बाद कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, वो पारित नहीं हुआ तो फिर वापस 2 वर्ष तक वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब आती है वार्ड समिति का गठन। कंस्टिट्यूट ऑफ वार्ड कमिटी। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएंगे, जिसमें 1 से अधिक वार्ड होंगे। ठीक है? और यह वार्ड समितियां क्या करेगी? क्या करेगी वार्ड समिति में? प्रत्येक प्रदेश जो उसका टेरिटोरी एरिया है उसमें से आने वाले सभी वार्ड मेंबर उसके सदस्य होंगे। क्लियर? उसके अलावा उस समिति के 25 वर्ष की अधिक उम्र वाले वो लोग जो नगर पालिका प्रशासन की जानकारी रखते हैं, अनुभव रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनमें से 5 से अधिक सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा वार्ड समितियों में। लाइन चीज क्लियर? लेकिन इन वार्ड समितियों में 1/3 से अधिक सदस्य ये मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। अगली बात, इन वार्ड समितियों में जो वार्ड मेंबर होगा उस वार्ड मेंबर इसका अध्यक्ष होगा। अगर उस समिति में 1 से अधिक वार्ड मेंबर है तो उन 3 वार्ड मेंबरों में से किसी एक का अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। ठीक है? इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अगर वो अध्यक्ष नहीं रहे, मतलब मेंबर नहीं रहे, तो उसे पद त्याग करना पड़ेगा। अध्यक्ष नहीं मतलब सदस्य नहीं है तो वो उसे पद त्याग करना पड़ेगा। और अगर पद त्याग होता है तो यथाशीघ्र अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसकी कॉरम कितनी होगी? कॉरम होगी 3 सदस्य। लाइन चीज क्लियर? जो कॉरम का काम करेंगे वो नगर पालिका के नियमों के अधीन काम करेंगे। अब आती समितियां। अब सबसे पहली समिति आती है कार्यपालक समिति। कार्यपालक समिति
एग्जीक्यूटिव समिति, जो मुख्य रूप से जो भी जितने भी नगर पालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो करेंगे। अब समिति में कौन होगा भाई बता दीजिए। कि समिति में जो उसका चेयरमैन है वो होगा, वाइस चेयरमैन होगा, विपक्ष का नेता होगा, अगर नगर पालिका है या नगर परिषद है तो 7 सदस्य होंगे, उसमें से 2 महिला होनी चाहिए। और अगर नगर निगम है, नगर पालिका है तो 5 सदस्य, 5 निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होंगे। और साथ साथ में जितने भी वार्ड कमेटियां बनी है उसके अध्यक्ष महोदय भी इनके सदस्य होंगे। ये तो सारे सदस्य हो गए। अब उसका काम कौन करेगा? जहां कमेटी बनती है वहां सचिव भी होता है। सचिव कौन होता है? आपका ईओ साहब होते हैं। तो जो कार्यपालक समितियां होती है उस कार्यपालक समितियों में आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, विपक्ष का नेता और नगरपालिका के 5 निर्वाचित सदस्य, वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे और सचिव उसका ईओ साहब होंगे। अब अगली बात आती है, ये तो एक कार्यपालक समिति, उसके अलावा इसके अलावा और भी समितियां जिसमें नाम आता है वित्त कमेटी, वित्त समिति, दूसरा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी, तीसरा भवन अनुज्ञा कमेटी, गंदी बस्ती सुधार कमेटी, पांचवा नियम एवं उपनियम कमेटी, छठा अपराधों का शमन एवं समझौता समिति भी होती है। ये तो इंपॉर्टेंट कमी, ये तो स्थायी समिति। इसके अलावा और भी समितियां होती हैं जिसमें मैं अगर जानकारी दूं कि नगर पालिका में 4 कमेटियां, परिषद में 6 कमेटियां और निगम में 8 कमेटी। और सबसे बड़ी बात है, इन सारी कमेटियों का निर्वाचन या गठन 90 दिवस के भीतर होना अनिवार्य है। अगर 90 दिवस के भीतर नहीं होता है तो राज्य सरकार इन कमेटियों का गठन करती है। अब आती है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कब कार्य कर सकते हैं। मतलब मनोनीत सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में, मतलब कार्यपालक कमेटी होती है उसमें केवल निर्वाचन सदस्य होते हैं। उसके अलावा जितनी भी समितियां होती है उसमें मनोनीत सदस्य काम कर सकते हैं। और इन मनोनीत सदस्यों का कमेटियों में, समिति में रहेंगे कैसे? जब नगर पालिका के आधा से अधिक सदस्य संकल्प पारित करें
करें तो नगर पालिका के विशेष योग्यता या विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों को इन बाकी सारी समितियों में सदस्यों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और इन समितियों में यह सदस्य, मनोनीत सदस्य 1/3 से अधिक नहीं होंगे। इन समितियों को अगर लगा सकते हैं तो उनको हटाने की शक्ति भी नगर पालिका में निहित होती है। अब आता है समिति का अध्यक्ष। अब अच्छी बात है, बात बताओ, अगर नगर पालिका का चेयरमैन किसी समिति का अध्यक्ष होता है तो वो उस समिति का, फॉर एग्जाम्पल अगर नगर पालिका का चेयरमैन किसी कमेटी का सदस्य है तो वो उस समिति का अध्यक्ष होगा, समिति का पदेन अध्यक्ष माना जाएगा। और अगर उपाध्यक्ष किसी समिति का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है, तो और अध्यक्ष उसमें नहीं है, अध्यक्ष उसमें सदस्य नहीं है, तो उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा, उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। तीसरा, जहां किसी समिति में ना तो अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष सदस्य है तो उस समिति का अध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका करेगी, संकल्प पारित करके उस अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष का चयन करेगी। अगली बात, अगर किसी समिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो उन बाकी सारे सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव उस दिन की अध्यक्षता करने के लिए किया जाएगा। बेंच इज क्लियर? अब आती है जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ये तो आपको क्लियर हो गया, बैठकें 2 मास के भीतर पे एक बार और साल में 6 बार। यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस तक बिना किसी अनुमति से ना रहे तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष इस समिति की बैठक बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। और इन समितियों का कार्य तभी प्रारंभ होगा जब कोई संकल्प 1/2 सदस्यों से पारित हो जाए, अगली बात, समितियां, एक बात बताओ, ये नगर पालिका है जी, समझ आएगा, नगर पालिका अधीन ही समितियां हैं। क्या ये समितियां नगर पालिका के आदेशों की अवहेलना कर सकती है? नहीं। इसलिए समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों का अधीन होगा। मतलब समितियां ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं करेगी जो नगर पालिका के नियमों के विपरीत हो। चीज क्लियर? अब वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य क्या होंगे? अब काम क्या होंगे? अगर मैं बात कहूं, ये सारे जो समितियां हैं, वित्त कमेटी, स्वच्छता कमेटी, अनुपालन कमेटी, इसका काम है अपने वार्ड में वेस्ट मैनेजमेंट करना, स्वच्छता के कार्य करना, सफाई कराना, विकास योजना बनाना
विभिन्न समूह में समुदायों में सामुदायिक एकता बनाना, सामाजिक कल्याण करना, विभिन्न शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्ट्रीट लाइटों, मतलब जितने भी जो नगर पालिका के जितने भी काम होते हैं उन कार्य कामों को ये वार्ड समितियों का कार्य किया जाएगा। मतलब जितने भी काम होते हैं, जैसे सफाई का काम होता, उद्यानों की रखरखाव करना, बिजली की लाइनों की, बिजली के रोशनी की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, मेलों और गतिविधियों का आयोजन, जितने भी सारे काम होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। अगली बात, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो डेलीगेट किए जा सकते हैं। मतलब नगर पालिका अगर चाहे तो वो अपनी सारी शक्तियों को, कुछ पावर को इन समितियों को डेलीगेट कर सकती है। मोटा मोटा क्लियर हो गया ना? मतलब कौन डेलीगेट कर सकता है, कौन कर सकता है? नगर पालिका चाहे तो अपनी कुछ पावर इन समितियों को डेलीगेट कर सकती है। अगली बात, नगर पालिका समितियों के कार्य और कार्रवाई उनके सदस्यों की निहिरता के कारण दूषित नहीं होगी। मतलब कोई सदस्य को निहिरता हटा दिया, पद से हटा दिया, कोई दोष सक्षम न्यायालय ने उसको पदच्युत कर दिया, तो उनकी अपसेंट की वजह से उनकी कार्य प्रणाली बाधित नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो सदस्य नहीं है तो वो कार्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी, नहीं, वो कार्य प्रणाली चलती रहेगी। चीज क्लियर? अब इंपॉर्टेंट, नगर पालिका द्वारा समस्त खर्चों और व्ययों के लिए नगर पालिका निधि का उत्तरदायी होती है। मतलब म्युनिसिपल फंड ऑर्डिनरी लायबल फॉर ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द म्युनिसिपैलिटी। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, आय और व्यय होते हैं, खर्च और व्यय होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी कौन होगा? नगर पालिका निधि, म्युनिसिपल फंड। मतलब जितने भी काम होते हैं, जितनी बैठक होते हैं, जितनी कार्यवाही होती है, कार्य प्रणाली होती है, वो सारे म्युनिसिपल फंड के द्वारा होती है। चीज क्लियर? मोटा मोटा तौर पर नगर पालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। मतलब अगर मैं बात कहूं कि नगर पालिका में जो भी व्यक्ति लगा हुआ है, चाहे वो मेंबर है, चाहे सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके कर्मचारी है, वो नगर पालिका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी करार, किसी भी टेंडर में अपना हित नहीं रख सकता, अपना हित नहीं रख सकता। अगर रखता है तो उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। अगली बात, जो कहते हैं कि हम लोग नगर पालिका किसी संविदा आदि हित में रखने वाले सदस्य, अधिकारियों, कर्मचारियों की शास्ति। अगर कोई नगर पालिका को कर्मचारी किसी भी नगर पालिका के टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट हित में अपना जानबूझकर अपना हित या हक और हिस्सा रखता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके व्यक्ति के खिलाफ 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है और उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। अनुशासनिक कार्रवाई कौन सी? अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो 17 सीसी और 16 सीसी रूल से तय कार्रवाई की जाती है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य अगर होते हैं तो धारा 39 के तहत, धारा 39 के तहत जांच प्रक्रिया अपनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जुर्माना उसके खिलाफ भी होगा और कार्रवाई भी होगी। और अंतिम और लास्ट बात, जो कहते हैं सदस्य आदि लोक सेवा समझे जाएंगे,
तो मैं एक इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी नगर पालिका में चयनित जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं है। हम अब आप जनप्रतिनिधि न रहकर एक लोक सेवक की श्रेणी में आ चुके हैं और आप एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, जो आईपीसी की धारा 21 के तहत सारे कर्मचारी, सारे कार्मिक, नगर पालिका के जितने भी सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके मेंबर, सबके सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे और उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी, वही कार्रवाई की जाती है जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है जनता से, अगर आपका पब्लिक सर्वेंट काम ना करें तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई करें और साथ साथ में धारा 39 का प्रयोग करें कि आप अगर जागरूक हैं तो जनता जागरूक, तो मेरा राजस्थान जागरूक, तो जागरूकता बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करें, वीडियो देखें, अपने हक और अपने अधिकार को देखें और बैठकों में जाएं, अपनी बात रखें और अपने मुद्दों की बात रखते हुए अपने जन कल्याण, अपने कल्याण की रूपरेखाओं को बढ़ावा दे। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केएम। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केएम।